अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इसे फोटो त्रुटि का फोटो माना जाएगा। झूठ। अगर आप पाते हैं कि निवासी का अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, आप क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए नंबर 2 कदम उठाएंगे। अस्वीकार करें, इसे अपवाद फोटो की खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन है, फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। इसका सही जवाब है ट्रू। अगर पर्यटन स्थल के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता की फोटो की तरह से खारिज कर दिया जाएगा। इसका सही जवाब है ट्रू, सच। यदि आप पाते हैं कि अपवाद त्रुटि में कोई अपवाद नहीं है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए? आपको नंबर 2 करना चाहिए। स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता और है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? यह नंबर 1 की त्रुटि है, अपवाद फोटो में वस्तु। आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप नंबर 2 करेंगे। इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब शहर और राज्य के साथ मेल नहीं खाता है। शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता, ये ट्रू है, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ अटैच है। यह अपवाद फोटो एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामलों में आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। आप अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, क्या आप इस छवि को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? तो आप इसको अस्वीकार करेंगे। आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? नाम और पता संभावित त्रुटि, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है हालांकि सभी विवरण सही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मार्क इट एज पॉसिबल एरर इन नेम एड्रेस ट्रांसलेशन एरर। इसे नाम पता लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन है, नाम पता में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पता में एक मेल नहीं है, तो इसका सही जवाब है ट्रू। अगर नामांकन विवरण में नाम गंवारू है तो इसे खारिज किया जाना चाहिए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, अपवाद फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है, आप इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए? नंबर 3, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाएगा? इसका सही जवाब, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है तो उसको आप व्यक्ति की फोटो नहीं त्रुटि के रूप में मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार्य हैं? अपवाद फोटो में कौन से तत्व स्वीकार्य हैं? फोटो का फोटो, सेलिब्रिटी फोटो, वेब कैमरा, लोगो, जानवर का फोटो या अपवाद दिखाती निवासी की फोटो। तो इनमें से कौन सी जो स्वीकार्य है? तो इसका सही जवाब है नंबर 3। 1 2 3 4 सॉरी, स्वीकार्य नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्वीकार्य नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है? झूठ, नहीं कर सकता मदद भाई, ऑपरेटर को खुद करना होता है सारा काम। एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र पर आने में असमर्थ है, इस मामले में आप क्या करेंगे? तो इस मामले में आप निवासी से कहेंगे कि वह ठीक होने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराएं। अगला क्वेश्चन है, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है
ये सभी गांव होना चाहिए, ब्लॉक, शहर, राज्य एंड पिन कोड, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा, शहर के मामले में पता सेक्शन में क्या होना चाहिए, में मकान नंबर, कॉलोनी, क्षेत्र, ये सीरीज़ दे रखी है तो ये सभी होने चाहिए शहर के मामले में। अगला क्वेश्चन है, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह है अपूर्ण पता। इसको बिल्कुल सही है, अपूर्ण पता के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से कौन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है नंबर 2, संभव रिश्ता बेमेल। अगला क्वेश्चन है, यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो इसमें संभव रिश्ता बेमेल, रिलेशनशिप, पॉसिबल रिलेशनशिप मिसमैच। अगला क्वेश्चन है, यदि टैंपर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा। और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने के लिए, ब्लैक लिस्ट में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है तो दस्तावेज रिक्त है तो नामांकन ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही। नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द होने दस्तावेज को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालें, उसको एफआईआर किया जा सकता है। सही। पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी से किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मोहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देश का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर करने पर विचार किया जाएगा। ट्रू। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ 10,000 रुपये का चालान हो सकता है, 1 से 5 अधिक 1 साल के लिए। एक तो चालान हो सकता है उसका 1,000 रुपये का की रकम और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल से 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जा सकता है। अजीब लैंग्वेज लिख रखी है। ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करने और एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पिक्चर ऑफ गॉड कैप्चर इन द प्लेस ऑफ रेजिडेंट फोटो, तो आप 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है आपकी। यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ नंबर 4 कार्रवाई की जाएगी। 1,000 रुपये का चालान हो सकता है, 1 से 5 साल की जेल, निलंबन हो सकता है और एफआईआर दर्ज हो सकती है। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर, डरावनी फोटो या किसी अन्य वस्तु की फोटो निवासी की फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। नंबर 4 वही है। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह पर किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। वही है, उसके लिए भी 1,000 रुपये का रकम जो है ना उसको भरनी हो सकती है। 1 साल से 5 साल के बीच में निलंबन हो सकता है और एफआईआर किया जा सकता है। यदि नामांकन ऑपरेटर की फोटो की जगह पर किसी पशु की फोटो कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई होगी। यदि नामांकन ऑपरेटर के लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फोटो कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई होगी। यही कार्रवाई होगी। इसमें भी यही कार्रवाई होगी, इसमें भी यही कार्रवाई होगी, इन सब में यही कार्रवाई होगी। यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता की फोटोग्राफ स्पष्ट लिंग या जन्म तिथि की तारीख जैसी त्रुटियां करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। इस पर नंबर 3 कार्रवाई होगी। 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों में, 6 महीने में अगर 50 से अधिक मामले होते हैं तो सस्पेंशन हो जाएगा उसका, और 25 की राशि प्रति पैकेट और 30 से अधिक मामलों में रोक लगाई। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं। अमाउंट ऑफ 25 विद हेल्ड पर पैकेट, 25 रुपये पर पैकेट उसको जो है ना अमाउंट देनी पड़ सकती है। मोर देन 30 केसेस, अगर 30 केस हैं तो सस्पेंशन फॉर 6 मंथ
एंड मोर देन 50 केसेस सस्पेंस फॉर 1 ईयर। अगर 6 महीने के लिए सस्पेंड है, 50 से कम केस है तो, और 50 से ज़्यादा केस है तो 1 साल के लिए सस्पेंड हो सकता है। इंग्लिश में थोड़ा ठीक दे रखा है। यदि निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा बाई अपवाद फोटो कैप्चर न की गई हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ नंबर 3 कार्रवाई की जाएगी, वही सेम है। गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उदाहरण के लिए यदि एक उंगली या फिंगरप्रिंट आइरिस को खाली फोटो अपवाद फोटो के रूप में दर्ज किया गया है तो सेम टू सेम वही नंबर 3 कार्रवाई की जाएगी जो पहले बताई थी मैंने। अगला क्वेश्चन है, अपवाद फोटो या अपवाद में खराब गुणवत्ता वाली फ़ोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? सेम टू सेम नंबर 3 कार्रवाई की जा सकती है। ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा यदि बेकार दस्तावेज स्वीकार करता है? तो नंबर 3। एक फॉर 1 और मोर केसेस इन अ मंथ सस्पेंशन फॉर 1 ईयर एंड मोर देन 5 केसेस सस्पेंशन फॉर 5 ईयर एंड FIR विल बी फिल्ड। तो FIR फिल्ड की जाएगी। अगर एक केस होता है तो 1 मंथ में, और 1 से ज़्यादा होते हैं तो 1 साल में सस्पेंशन फॉर 1 और मोर केसेस इन मंथ सस्पेंशन फॉर 1 ईयर एंड मोर देन 5 केसेस, 5 केस से ज़्यादा होंगे तो 5 साल के लिए सस्पेंशन और FIR। यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो क्या किया जा सकता है? उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सेम टू सेम वही 1 महीने में अगर 1 केस होता है तो 1 साल के लिए सस्पेंशन, और अगर 5 केस से ज़्यादा करता है तो 5 साल के लिए सस्पेंशन और FIR। एक अवैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई फॉर 30 एंड मोर केसेस इन ए मंथ सस्पेंशन फॉर 6 मंथ्स। 30 या 30 से ज़्यादा केसेस होने पर 6 महीने तक का सस्पेंशन एंड मोर देन 50 केसेस, अगर 50 केस होते हैं तो सस्पेंशन फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए सस्पेंड है। यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है जो निवासी के जनसंख्या के विवरण से मेल नहीं खाता तो उसके खिलाफ वही सेम टू सेम कार्रवाई है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसंख्या की जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है चाहे वह मृत या जिंदा हो, वास्तविक या काल्पनिक है, ऐसे एक निश्चित समयावधि के लिए कारावास का दंडनीय दिया जाएगा, जिसे ब्लैंक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति झूठी जनसंख्या की जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिरूपण करने या मृत जिंदा वास्तविक काल्पनिक का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है तो जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जिसे ब्लैंक रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, जिसको 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक को पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसको 10,000 रुपये तक हो सकता है। वो ये पहले भी आ चुका है। इसका सही जवाब है 10,000। 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है कारावास और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? इसको 50,000 रुपये तक 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। 50 नहीं, 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अगर कोई कंपनी ऐसा दावा करती है झूठा। तो जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं
किया गया हो, जानबूझकर केंद्रीय पहचान डाटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कितने रुपए तक लगाया जा सकता है? उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए सुनिश्चित किया गया है। इसका सही जवाब है नंबर 1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65। कंप्यूटर कंटेमिनेंट, कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में इनके लिए निश्चित किए गए हैं। उसका सही जवाब है नंबर 3 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43। अगला क्वेश्चन है, जो किसी भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की उपेक्षा का पालन करने में विफल रहता है को कारावास की सज़ा होगी, जिसे कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बताए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और किसी विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक कारावास का दंड दिया जाएगा और उस पर जुर्माना हो सकता है, जो नंबर 3 तक बढ़ाया जा सकता है, 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इसका सही जवाब है नंबर 1 1 और 2, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, तो 1 और 2 दंड है वो इसमें एप्लीकेबल है। एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 25,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा जी, जो कोई भी अनुरोध इकाई होने के लिए के नाते धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड हैं, तो इसमें जो इसका आंसर है वो नंबर 4 है। 3 और 4 ये 2 इसमें दंड के भागी होंगे। 3 में दिया गया है, एक अवधि के लिए कारावास 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है 1 और 2। तो 1 में है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन इसका है, उन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। तो ये जो 2 ऊपर वाले हैं अदालत, ये दंड दे सकते हैं, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, उस रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करते हैं। तो इसकी जांच करते हैं नंबर 3 जांच करते हैं इसकी भाई। नंबर 3 है ये पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण पते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, लोगों में से किसे अपराध के लिए सज़ा होगी? तो इसके लिए जो सज़ा होगी वो 1 और 2 को होगी, ऑपरेटर को होगी, पर्यवेक्षक को होगी। तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर को सज़ा हो सकती है ऐसे मामलों में। अगला क्वेश्चन है जी, जांच के दौरान यह पता चलता है कि फ़ोटो की फ़ोटो आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई है। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं जिनमें से इनको सज़ा होगी। तो सज़ा 1 और 2 को होगी, पर्यवेक्षक को, रजिस्ट्रार को होगी सज़ा। कोई भी जो अधिकारी, देखना एक बार 1 और 2, एक ऑपरेटर एंड पर्यवेक्षक है, रजिस्ट्रार को नहीं होगी, वो मुझे पहले ही शक था।
ऑपरेटर एंड पर्यवेक्षक को, ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर को, रजिस्ट्रार को नहीं होगी, गलत हो गया था। कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है जानबूझकर केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी से किसी भी डाटा को अपलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रह के माध्यम से संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। तो इन दंडों में से एक और दो, तो एक है एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ सकता है, और दूसरा है 10,000 तक का जुर्माना। सॉरी 1 लाख जुर्माना, 1 लाख जो 1 लाख से कम नहीं होगा, 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी छिपे नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, जो इन दंडों में से पहला और दूसरा दंड एप्लीकेबल है। एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ सकता है और 1 लाख से कम नहीं होगा जुर्माना। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 और उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो दंडनीय होगा। जहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, इनमें से जो दंड एप्लीकेबल हैं वो इसका सही आंसर है पहला और चौथा। तो 1 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है कारावास, और चौथा है जुर्माना 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है, यह जानबूझकर केंद्रीय डाटा डिपॉजिटरी तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंच से इनकार कर देता है तो वह दंडनीय होगा, और दंड होगा 1 और 2 के हिसाब से 1 वर्ष तक का कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यहाँ कुछ धाराएं दिए गए हैं, तो इन धाराओं में से उन व्यक्तियों उन अपराधों को खोजने की ज़रूरत है जिनके परिणाम स्वरूप 3 साल की अवधि के लिए कारावास हो सकता है, और यह जुर्माना भी हो सकता है जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है नंबर 3, 1, 2 और 3। तो 1 में है एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय डाटा रिपोजिटरी में डाटा क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने के कारण, और दूसरे में है एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय डाटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश करने या कराने के कारण बनती है। और अगला है नंबर 3, एक व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी पहचान की जानकारी एकत्र, प्रसारित, कॉपी या अन्यथा प्रसारित करता है। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा या कंपनी किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज मीडिया में संग्रहित किसी भी जानकारी को नष्ट या हटा देने या केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी में बदलता है या इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या किसी भी माध्यम से इसे हानि पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में जो अपराध है वो उनका उल्लेख कैसे किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 1, 3, 1, 2 और 4 के हिसाब से 1, 4 और 2, 1, 2 और 4 इनके हिसाब से इनका मूल्यांकन होगा। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है नंबर 4, 1 और 3, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी स्टोरी को हटाने, ये वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के ही हैं सारे के सारे, इनको देख लेना भाई। 2 और 3 इसका उत्तर है 2 और 3। जो अगला क्वेश्चन है वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, इसका सही उत्तर है ट्रू। एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रेशन के नाम
रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करे। ट्रू। एक्सेलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी का नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। ट्रू। यहाँ कुछ मदें दी गई हैं। हाँ, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा? इसका सही उत्तर है नंबर 4, 1 और 2। केंद्र का पता होना चाहिए और ईए नाम और कोड, एनरोलमेंट एजेंसी का नाम और कोड। यहाँ कुछ मदें दी गई हैं, उनमें नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 1, 3 और 4। 1 है केंद्र का नाम पता, कोड, एजेंसी का कोड, ईए का कोड, नाम और कोड दोनों चीज़ें। और नंबर 4 है रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम व संपर्क संख्या। यहाँ कुछ दी गई मदें हैं, उनमें से क्या क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4। 1 केंद्र का नाम, ऑपरेटर का नाम व संपर्क सूत्र, और 4 है रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों का एक्सेलेशन मैट्रिक्स में होना चाहिए मतलब। यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं, इन विवरणों में से कौन सा एक्सेलेशन मैट्रिक्स में होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 3 और 4। 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है भाई। देख नाम पता, ऑपरेटर का नाम पता, ऑपरेटर का पता नहीं, ऑपरेटर का केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर, शिकायत प्रकोष्ठ का मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड नोडल अधिकारी का नाम व संपर्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक्सेलेशन मैट्रिक्स में। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, आपको ये सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन इसमें नंबर 1 है, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह विशिष्ट नागरिक है और निशक्तजन ही क्यों ना हो। नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है? सही की पहचान करनी। इसका सही उत्तर है 1 और 2। 1 यदि बायोमेट्रिक डिवाइस विशिष्ट नागरिक की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ है तो ऑपरेटर फोर्स कैप्चर विकल्प की कोशिश कर सकता है। दूसरा है, विशिष्ट नागरिक के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधार पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो सभी है इसका उद्देश्य निवासियों को जोड़ना, उनके आधार बीज की जल्दी में हो सकता है। दूसरा है, लेटर डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन विद इन 90 दिन, निवासियों को यूआईडी खोना। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं आधार पुनर्प्राप्ति के। आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? तो आधार सृजित करने में नामांकन के 90 दिन तक होता है ये। आधार विवरण में 90 दिन तक लग जाते हैं। ट्रू। आधार वितरण में कितने तरीके हैं? तो आधार वितरण के 2 और 3। 2 हैं, नंबर 2 है वेब पोर्टल के माध्यम से या डाक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फोन कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 51969। एक निवासी अपना आधार पत्र खो दिया है। एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन आईडी ईआईडी उपलब्ध है। एसएमएस के द्वारा आधार की स्थिति अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? तो इसकी जो प्रक्रिया है वो है 1 और 2। तो 1 में दिया गया है एसएमएस यूआईडी स्टेटस 14 पिन ईआईडी एंड सेंड टू 51969, तो ये है। और एसएमएस यूआईडी स्टेटस ऑफ 28 डिजिट ईआईडी एंड सेंड टू 51969। ये दोनों तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपनी स्थिति जान सकते हैं। एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर एसएमएस कर सकता है। ट्रू। ऊपर अभी बात की इसके बारे में हमने। रेणु ने आधार के लिए आवेदन किया है। उसने एक नामांकन केंद्र पर अपना जनसांख्यिकी व बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेणु को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगता है? ये 90 दिन का समय लगता है।
राधा 10वीं की छात्र है, वह सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में लाभ लेना चाहती है। वह अपने आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है जिससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस तरह के मामले में क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए आपको उनके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है लेकिन वह अपना आधार संख्या जानता है। वह अपने निजी ईमेल आईडी पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस स्थिति में आप एक और दो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। विजिट द एनरोलमेंट सेंटर एंड रिक्वेस्ट देम टू डाउनलोड एंड सेंड ऑन हिज ईमेल। एक तो ये है, और दूसरा इसका आंसर है विजिट द यूआईडी वेबसाइट एंड डाउनलोड ई आधार। ये दो तरीके हैं जिससे उनको उनका आधार मिल सकता है। एक निवासी का ईआईडी और यूआईडी दोनों संख्या खो गए हैं और अपने आधार को पुनः प्राप्त के लिए उसने निम्नलिखित वेबसाइट में से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो उसको इस वेबसाइट का अनुसरण करना चाहिए। पीडीएफ प्रारूप में eaadhar.uidai.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? तो ये सभी जानकारी दर्ज कर सकते हैं आप। ईआईडी, नाम और ओटीपी, ये सारी जानकारियां चाहिए, तब आपका आधार डाउनलोड होगा। आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन करेगा? तो 1947 ये नंबर है, इस पर फ़ोन कर सकता है किसी भी जानकारी के लिए। और ये 51969 ये उसका स्टेटस जानने के लिए है। कीर्थाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है। स्टेशन जानने के लिए वह निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण कर सकती है? तो एक और दो। एक नंबर पे eaadhar.uidai.gov.in और दूसरी है uidai.gov.in। तो ये दोनों वेबसाइट है, इन पे से उसका अनुसरण किया जा सकता है, स्टेटस जाना जा सकता है। एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल ईआईडी उपलब्ध है। ई आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले क्रम की पहचान करें। तो क्या वो क्रम अपनाएगा? इसके लिए 1 2 3 4 ये सारे क्रम जो इसमें दिए गए हैं वो सारे क्रम वो अपनाएगा। वेबसाइट पर जाएगा, ईआईडी संख्या डालेगा, मोबाइल संख्या दर्ज करेगा और ई आधार डाउनलोड कर लेगा। एक निवासी ने अपना आधार कार्ड खो दिया है लेकिन वह यूआईडी आधार संख्या को जानता है। कदम की सही क्रम पहचाने। इस मामले में ई आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया वो कौन सी है? तो इसके लिए 1 2 3 4 इसमें वही वैसे ही है। वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आधार संख्या दर्ज करेंगे, मोबाइल संख्या और फिर डाउनलोड ई आधार, ये क्रम है इसमें। एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए उसे किसकी आवश्यकता है? तो उसको नंबर 4 की आवश्यकता है। 1 2 और 3 ईआईडी संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं, तीनों चीज़ें चाहिए। एक ऑपरेटर को यूआईडी ईआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है आवश्यकता? क्योंकि आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता तो वह पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका सही जवाब है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, यदि आधार संख्या धारक अपने नामांकन ईआईडी या विशिष्ट आईडी खो दी हो तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। ट्रू हो सकती है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक आधार संख्या धारक एक स्थायी नामांकन केंद्र में मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। ट्रू, ले सकता है भाई। ईआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है? तो उपरोक्त इन सभी मामलों में मददगार है। खो जाने पर और लिंक करने की जल्दी में है या 90 दिन के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो यूआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित सभी चीज़ें मददगार हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पीईसी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है नंबर 2
परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर। अगला क्वेश्चन है, टोल फ्री संख्या जिसके द्वारा एक आधार संख्या ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है। उसका उत्तर है 1947। इस नंबर पर कुछ सुरक्षा सवालों का जवाब देकर अपना आधार पा सकते हैं आप। ये टोल फ्री नंबर है। नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए? नहीं। नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक उनके ऑन बोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए? यस। अगला क्वेश्चन है, जहां निवासी ने कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहां नामांकन कर्मचारी को एनए दर्ज करना चाहिए? फॉल्स। अस्वीकार से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए ब्लैंक को असंक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है, नामांकन अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी का मोबाइल संख्या ब्लैंक को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए? नंबर 3, निवासी को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक्स अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए? इसका सही जवाब है फॉल्स। नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए? ट्रू। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए? ट्रू। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। ये तो यार नेचुरल बात है। ट्रू। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ उक्तियां हैं दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है? तो आपको सही चुननी है, तो सही है वो 3 और 4 है। 3 में है, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन न करें। एक तो ये है, पहले जांच लेके कहीं पहले से वो नामांकित है या नहीं निवासी। और दूसरा है, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता आपने देनी चाहिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है, कौन सा सही है कर रहे हैं? तो ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग न करें। ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक के बल पर कब्जा सक्षम करें। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो नंबर 3 है। 1 और 3, 1 और 3 है। कोई भी 2 ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर आईडी का इस्तेमाल ना करें, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुछ उक्तियां दी गई, इनमें से सही है कौन सी हैं? तो जो सही है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। 2, 3 और 4 सही हैं। तो नंबर 2 ये है और नंबर 4 ये है। तो नंबर 2 में दिया गया है, मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी साझा करने के लिए निवासी को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही बात है। नामांकन के लिए निवासी से किसी भुगतान के लिए मत पूछिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है, कौन सा सही कर रहे हैं? तो इनमें से जो सही है वो है 3 और 4। तो 3 है, खेतों में जहाँ निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है में एनए दर्ज करें। और चौथा है, नामांकन के अंत में खुद अपनी उंगली की छाप दें। तो ये ऑप्शंस इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है वो है 2, 3 और 4। तो 2 पे है, उन
गैर अनिवार्य फील्ड्स को खाली छोड़ दें जिनका निवासी को ने कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया है। एक तो उनको खाली छोड़ दें, और नंबर 3 पे है आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए टैबलेट लैब का प्रयोग करें। और नंबर 4 है आधार क्लाइंट में स्वयं के पर्यवेक्षक के ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करें। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटरों को उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उनके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए, तो नहीं देनी चाहिए, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड रखना चाहिए। ये तो सभी के लिए ज़रूरी है, पासवर्ड रखना चाहिए, चेंजेबल पासवर्ड रखना चाहिए, करना चाहिए, पासवर्ड में परिवर्तन करना चाहिए। ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए, तो आवृत्ति है वो रोजाना होनी चाहिए, डेली। तो ऑपरेटर पर्यवेक्षक को नामांकन अद्यतन प्रक्रिया करने के लिए ब्लैंक का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑपरेटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निवासी द्वारा पालन किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवासी के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर पर्यवेक्षक के साथ धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले में किसे सूचित किया जाना आवश्यक है? अधिकारी को आवश्यक है, अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है। नामांकन फाइल या बैकअप के दिशा निर्देश द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है प्राधिकरण, अथॉरिटी। बायोमेट्रिक अपवाद के मामले नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए, तो इसका सही जवाब है दुविधा के बाद। अगला क्वेश्चन है नामांकन अद्यतन डिवाइस के जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है? तो रोजाना नामांकन अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले पड़ती है। अगला क्वेश्चन है एक ऑपरेटर सुपरवाइजर एक ही आईडी का उपयोग करके एकाधिक नामांकन अद्यतन मशीनों पर काम कर सकता है, तो इसका सही जवाब है नहीं कर सकता है, नो। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, तो नहीं, पासवर्ड अक्सर बदलते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर पर्यवेक्षक से निवासी को पैसे मांगने चाहिए। इसका सही जवाब है नहीं, धोखाधड़ी सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सभी नामांकन अद्यतन संबंधित फाइलें बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है नहीं, बैकअप सुविधा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीपीएस सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जाया जा सकता है। इसका सही जवाब है नो, नहीं। अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के निवासी के अनुरोध के मामले में क्या यह अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब है नहीं, नो। उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है नहीं किया जा सकता है। नामांकन अद्यतन क्लाइंट में छेड़छाड़ की जा सकती है अगर यह ठीक प्रकार से काम न कर रहा हो या त्रुटि दिखा रहा हो, तो इसका सही जवाब है नहीं, छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी निवासी का नामांकन करते समय फोटो की फोटो ली जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती, नो। अगला क्वेश्चन है आधार अद्यतन के समय निवासी के फोटो के स्थान पर क्या लिया जाना चाहिए? तो निवासी के फोटो के स्थान पर दिए गए सभी विकल्प इसमें है। फोटो की फोटो क्या नहीं लिया जाना चाहिए? तो फोटो की फोटो नहीं लिया जाना चाहिए, गॉड की फोटो नहीं, पशु की फोटो नहीं, तो ये सारी फोटो नहीं ली जानी चाहिए, सिर्फ नागरिक की फोटो ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निवासी का डाटा दर्ज करते समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
अच्छा, इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है? तो इसमें जो 1 और 2 जो दे रखे हैं, अभद्र भाषा प्रयोग करने पर और जानवर की फोटो अपलोड करने पर या फोटो की फोटो अपलोड करने पर, अगर ये कृत्य करता है ऑपरेटर तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम आयु का किसी भी निवासी उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक रूप में नामांकन करवा सकता है? तो इसका सही जवाब है नहीं। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को उंगलियों के निशान देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाल नामांकन के मामले में नामांकन के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक को उनके माता पिता अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए? तो पर्यवेक्षक को माता पिता की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, माता पिता की जगह पर माता पिता ही यूज होंगे। यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज न हो, ऑपरेटर सुपरवाइजर को किसी भी इस मामले परिवार के मुखिया की भूमिका निभानी चाहिए? भाई नहीं निभानी चाहिए। ऑपरेटर कैसे किस किस के परिवार में मुखिया की भूमिका निभाएगा? गलत है ये, झूठ। समाचार पत्र या किसी भी खाली कागज पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण समर्थित दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है झूठ। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर द्वारा नामांकन हेतु गलत दस्तावेज खाली कागज समाचार पत्र का प्रयोग किया है तो ऐसे मामले में क्या होगा? ऐसे मामले में होगा भाई नामांकन अस्वीकार होगा, ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये काम हो सकते हैं भाई, उल्टे काम करोगे तो उल्टे होंगे। आधार नामांकन के समय किसका मोबाइल संख्या या ईमेल आईडी जोड़ा जाना चाहिए? तो निवासी का जोड़ा जाना चाहिए। आधार नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक उपयोग कर सकते हैं? इसका सही जवाब है फॉल्स। ऑपरेटर पर्यवेक्षक निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी लीक कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी चाहे तो पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की फोटोकॉपी का प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही जवाब है नहीं, मूल दस्तावेज ही स्कैन करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर सुपरवाइजर को नामांकन पूरा करने के बाद पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है नो, हार्ड कॉपी शुड बी केप्ट, हार्ड कॉपी नहीं रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन और अद्यतन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने से बचा जाना चाहिए? तो जो गतिविधियां हैं जिनसे बचा जाना चाहिए वो हैं 1, 2 और 3, फोटो की फोटो, भगवान की फोटो, पशु की फोटो, इनसे बचना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इनमें से पहचान के प्रमाण का वैध दस्तावेज कौन सा है? तो 1 और 2, मतदान कार्यालय आईडी, एक तो मतदान आईडी और लाइसेंस, ये 2 हैं, कार्यालय आईडी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मामले में यदि निवासी चाहे तो क्या उसका बायोमेट्रिक किसी भी अन्य निवासी के साथ बदला या मिलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है नहीं, नो। यदि 6 साल के बच्चे के मामले में निवासी बाल नामांकन करना चाहता है तो क्या उसको अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब है नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र तो 5 साल तक ही इसमें एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है, निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर किसी भी वास्तविक फोटो के बजाय फोटो की फोटो ले सकता है? तो इसका सही जवाब है नहीं ले सकता है। ऑपरेटर द्वारा पहचान का प्रमाण और निवास के प्रमाण की स्कैन प्रतियां एक अलग फोल्डर में रखी जा सकती हैं? तो इसका सही जवाब है नहीं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पड़ने पर खाली पेपर को पहचान का प्रमाण निवासी के प्रमाण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इनको नहीं किया जा सकता भाई, ओरिजिनल ही चाहिए और खाली नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर पर्यवेक्षक फार्म में ऐसी कोई जानकारी दर्ज करता है जिसका फार्म में उल्लेख नहीं है तो इस मामले में निवासी को सूचित किया जाना चाहिए? झूठ। नहीं किया जाना चाहिए, झूठ। इस मामले में निवासी को सूचित नहीं किया जाना करना चाहिए, तो निवासी को सूचित करना चाहिए, इसलिए यह कथन झूठ है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन अद्यतन का कार्य करने के लिए टेम्पर्ड मशीन का उपयोग पैसे
कमाने के लिए किया जा सकता है, तो झूठ है ये। पैसे तो कमा ही नहीं सकते भाई इससे। क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी भी अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए? नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। किसी दूसरे के किए गए काम पर आप कैसे हस्ताक्षर कर देंगे बिना चेक किए। अगला क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर के बजाय अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए? कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, झूठ है ये। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने 77 पेजेस का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो सुपरवाइज़र वाला टेस्ट क्लियर होगा। इन्हीं आशाओं के साथ टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।